करीब 19 साल की एक लड़की एक नौकरी की तलाश में होती है और नौकरी के लिए वो इधर उधर अपने रेज्यूमे, अपने बायोडाटा को भेज रही थी। आखिरकार एक फिनेंस कंपनी में उसके पास कॉल आती है और लड़की वहाँ जाती है, इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो उसने इंटरव्यू में वादा किया था कि वो पूरे शिद्दत, पूरे ईमानदारी से काम करेगी, वो वैसा ही करती है। कंपनी में वो ईमानदारी से काम करने लगती है। उसका काम उस कंपनी के मालिक को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि उस लड़की की छोटी सी छोटी बातों का भी ख्याल रखा जाता था उस कंपनी में। ना जाने कब उस कंपनी के मालिक, जो कि शादीशुदा होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसको इस लड़की से प्यार हो जाता है और उसके साथ वो दोनों आपस में करीब आ जाते हैं और वक्त के साथ उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। इस तरह लगभग 10 साल का समय बीत जाता है। आखिरकार इन दोनों के बीच में जो मालिक होता है, साथ ही वो जो लड़की होती है, इन दोनों के बीच में एक तीसरा शख्स यहाँ पे एंट्री मारता है। जैसे ही तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो यहाँ पर एक कत्ल होता है। कत्ल भी बहुत भयानक रूप से होता है। शव के टुकड़े किए जाते हैं और सूटकेस में पैक कर दिए जाते हैं और ये सूटकेस चलकर लगभग 972 किलोमीटर दूर जाकर पहुँच जाता है राजधानी एक्सप्रेस के थ्रू। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो ना केवल जहां सूटकेस मिलता है वहां, बल्कि जहां से चलकर ये सूटकेस आया था, इन दोनों प्रदेश के बीच में हड़कंप मच जाता है। इसकी गूंज फैल जाती है दोनों तरफ। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि कुछ ऐसे रिश्ते जो जानबूझकर बनाए जाते हैं, उसकी वजह से कितनी विपत्तियां आ सकती है, हालात कितने खराब हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। दिल्ली का एक इलाका है मॉडल टाउन। दरअसल बात कर रहा हूं 13 नवंबर 2020 की। एक व्यक्ति जो कि फिनेंस कंपनी का मालिक होता है, जिसका नाम नीरज गुप्ता होता है, जो कि अचानक से लापता हो जाता है। अगले ही दिन यानी कि दीपावली का त्यौहार होता है और घर वाले जब परेशान हो जाते हैं, खासकर उसकी पत्नी अंचल गुप्ता परेशान हो जाती है, तो वो थाने पहुंचती है। वो अपने हर किसी मिलने वाले से, जो उस कंपनी में काम करते थे, उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन नीरज गुप्ता का कहीं अता पता नहीं चलता है। 13 नवंबर 2020 से नीरज का जो नंबर है वो बंद भी आ रहा था। उसके खास दोस्त होते हैं जिनका नाम मनदीप मित्तल होता है। बात वहां तक पहुंचती है, मनदीप मित्तल कहता है कि भाभी जी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अपने दोस्त को हर हाल में कहीं से भी ढूंढ के ले आऊँगा। लेकिन मनदीप मित्तल यहाँ पर थक जाता है, हार जाता है, उसे वो नहीं मिल पाता। तब जाके ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद कहते हैं कि साहब, मेरा दोस्त है जिसकी उम्र आज के तारीख में लगभग 46 साल के आसपास होगी, वो अचानक से लापता हो गया है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? जैसे ही बात मदद की आती है, पुलिस कहती है कि आप चिंता ना करो, हम उसे ढूंढेंगे और तलाश करके आपको जरूर इसकी मदद करेंगे। आखिरकार 13 तारीख को वो गायब होता है। 14 नवंबर को उसकी गुमशुदा दर्ज होती है। 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, इस तरीके से एक करके एक दिन गुजरने लगता है, लेकिन इसके बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था। आखिरकार 18 नवंबर 2020 की ये बात है। उसकी पत्नी अंचन शुक्ला पुलिस स्टेशन वापस जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम फैजल खान था। वो लड़की हमसे संपर्क नहीं कर रही है किसी भी हालत में, जबकि वो हमारी हर छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखती थी। जब वो हमारे यहाँ पे काम करती थी, वो आती थी, जाती थी, लेकिन जब से नीरज गायब हुए हैं तब से उसने कुछ जानने की कोशिश तक नहीं की है। यहाँ पे मुझे कुछ डाउट लग रहा है, कहीं हो ना हो इस केस में उसके गायब होने के पीछे लड़की है, उसका कुछ ना कुछ रोल जरूर हो सकता है। आपको इसकी जांच करनी चाहिए। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। आखिरकार जो फैजल खान लड़की होती है, पुलिस उसके पास पहुंचती है, उससे बातचीत करती है। तो पुलिस के सामने उसने कई कहानियां बनाने की कोशिश की शुरू में, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो पुलिस के सवालों के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। पूछताछ में 3 नाम सामने आते हैं, जिसमें एक खुद फैजल खान, ये जो लड़की होती है, उसका नाम था। उसके बाद उसकी माँ का नाम था जिसका नाम शाहीन नाज होता है, और एक लड़का होता है जुबैर, उसका भी नाम होता है। ये 3 नाम वहाँ पे आते हैं। पुलिस इन तीनों को ही हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर देती है।
पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि लगभग अब से 10 साल पहले इस फैजल खान नाम की एक लड़की ने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद उसकी जॉब यहाँ पे लग जाती है। यहाँ वो अपना काम पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी से करती थी और ईमानदारी के साथ काम करते करते कब वो अपने बॉस के इतने नज़दीक आ जाती है कि बॉस के बीच में और उसके बीच में फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं। जब जब इस लड़की के घर शादी की बात होती थी तो वो अपने घर वालों से साफ इनकार कर देती थी, लेकिन उसकी जो माँ होती है शाहीन नाज, वो भी जिद पकड़ ली थी कि इसकी शादी तो करवा के ही रहेंगे। जब माँ ने जिद की तब जाके तीसरे शख्स की एक एंट्री होती है जिसका नाम होता है जुबैर। जुबैर से इस रिश्ते की बात तय हो जाती है और इधर इस लड़की ने ये बात अपने बॉस नीरज गुप्ता को बता दी कि मेरी शादी जो है वो तय हो चुकी है, आपको कुछ करना चाहिए। नीरज गुप्ता कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी माँ से आकर बातचीत जरूर करूँगा। आखिरकार नीरज गुप्ता आदर्श नगर केबल पार्क एक्सटेंशन में पहुंच जाता है जहां पर फैजल खान अपनी मां शाहीन नाज के साथ रहती थी। उस वक्त वहां पे ये लड़की फैजल खान, उसकी मां और जुबैर भी मौजूद होते हैं। वहां जाने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उसकी मां शाहीन नाज को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो पास में एक ईंट पड़ी हुई थी, गुस्से में वो ईंट उठाती है और नीरज गुप्ता के सर पर जोर से मार देती है। इसके बाद गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ता है कि वह रसोई में जाती है, वहां से चाकू उठाती है और इसके बाद एक कई वार कर देते हैं और वार करने के बाद वहां पे एक रॉड भी रखा रहता है, उससे भी उसको बहुत मारा जाता है। इतना सब से मारे जाने के बाद वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और अपना जो आखिरी सांस होता है वो वहीं पे तोड़ देता है। जैसे ही सांसें थमती है, अब ये तीनों प्लानिंग करने लगते हैं। इन्होंने प्लानिंग किया कि क्यों ना इस लाश को ठिकाना लगाया जाए और लाश को इतनी दूर पहुंचा दिया जाए जिससे कि लाश अगर मिल भी जाए पुलिस को तो वो ये ना पता लगा पाए कि आखिरकार ये लाश आई है तो कहाँ से आई है और किसकी है। दरअसल जुबैर जो होता है वो रेलवे की पेंट्री में काम करता था जहाँ पर खाना बनता है। ये इस लाश के टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद इस लाश को एक बैग में पैक करते हैं, एक सूटकेस में पैक करते हैं। यहीं से एक कार को बुक की जाती है और कार को बुक करने के बाद उसे कहा जाता है कि मुझे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया जाए। अब जुबैर इस बैग को लेकर सीधा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां उसको पूरी जानकारी होती है क्योंकि वो वहां पर ड्यूटी करता था पेंट्री में। दीपावली का पर्व था, हजारों लोग निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उसके स्टाफ वालों ने पूछा कि इतना बड़ा बैग लेकर आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे कुछ दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए मेरे कुछ अपने सामान है वो लेके मैं चल रहा हूँ। फिर राजधानी एक्सप्रेस जो कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर सीधा गोवा के लिए जाने वाली होती है, उसी में उस दिन उसकी ड्यूटी होती है और वो लाश से भरी सूटकेस को लेकर उसमें चढ़ जाता है। उसकी नज़र आज काम में उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी जितनी रोज हुआ करती थी। इस तरह से सफ़र शुरू हो जाता है। अब दिल्ली राज्य निकलता है, उसके बाद और भी राज्य निकलते हैं और गुजरात राज्य आ जाता है। जैसे ही गुजरात राज्य आता है तो गुजरात में एक जगह लगती है बड़ोदरा और बड़ोदरा के पास एक जगह है करजन जो कि बताया जाता है कि भरूच इलाके में है। यह दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लगभग 972 किलोमीटर दूर होता है और ये 972 किलोमीटर दूर जाकर इस लाश को, इस बैग को फेंक देता है। यह बैग 14 नवंबर को स्थानीय पुलिस को मिल जाती है। फिर पुलिस हर आसपास के थाने को इसकी सूचना देती है। पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज चलता है कि एक लाश मिली है जो टुकड़ों में है, बैग के अंदर पैक है, जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसको उचित नाम दिया जाएगा। इधर गुजरात पुलिस अपने स्तर से पूरी प्रयास कर रही थी और इधर दिल्ली पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी क्योंकि बहुत दूर का फासला जो था। आखिरकार इस व्यक्ति की जो मर चुका था नीरज गुप्ता, उसकी पत्नी ने जाकर एक महिला पर संदेश जाहिर की। संदेश जाहिर करने के बाद आखिरकार पुलिस सक्रिय होती है, दिल्ली पुलिस। फिर वहां से पुलिस जो भी होती है संपर्क करते हैं यहाँ के पुलिस को, यानी कि गुजरात के पुलिस को। बैग आखिरकार वहां पर मिल जाता है। पुलिस ने इस तीनों को ही गिरफ्तार किया। इसमें जुबैर और उसकी मंगेतर फैजल खान और फैजल खान की मां शाहीन नाज होती है। उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया है। इस घटनाक्रम की गूंज दोनों राज्यों में फैल जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ अलग होने के कई और तरीके भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से कत्ल कर दिया, लाशों के टुकड़े किए, उस नीरज की पत्नी को विधवा कर दिया, उसके बच्चे को सड़क पे आने को मजबूर कर दिया और खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। इससे क्या ही मिला उसे।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।